हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमारा कहां तक हो गया था, हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस को देख लिया था और आज हमें पढ़ना है कोलिजन थ्योरी। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी को। तो कोलिजन थ्योरी क्या थी? कोलिजन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो क्या बताती थी, तो जो रेट कांस्टेंट के बारे में ही बताती थी कि रेट कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। और ये काफ़ी एडवांस थ्योरी है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें ये माना गया, इसके अंदर पहले ये अज्यूम किया गया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स वो क्या होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो सॉलिड स्फीयर्स होते हैं। ठीक है जी। यानी कि रिएक्टेंट्स की एटम्स क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बारे में ही हमें डिस्कस करना है कि कोलाइड करने से क्या होता है। इसलिए इस थ्योरी का नाम भी क्या है, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्यों कहा, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अच्छा पहले तो होते क्या हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो सॉलिड स्फीयर्स होते हैं। ठीक है जी, सॉलिड स्फीयर्स होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, तो कोलाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम कोलिजन थ्योरी रखा गया। अच्छा जी, कोलाइड करने से क्या होता है, तो कोलाइड करने से उसमें क्या आती है, उनके अंदर एनर्जी आती है। ठीक है जी। और एनर्जी आने से क्या होता है, तो वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। जो बैरियर हमारे पास होता है, आपको पता है, एनर्जी बैरियर। ठीक है जी, या जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है जी। और क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के लिए क्या जरूरी है, तो रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कोलाइड करना जरूरी है। ये किसने कहा था, ये कहा था कोलिजन थ्योरी ने। ठीक है जी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या करना जरूरी है, अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो कोलिजन करना। तो ये है कोलिजन थ्योरी का बेसिक। कोलिजन थ्योरी का बेसिक क्या है कि सॉलिड स्फीयर्स हैं और वो कोलाइड करते हैं, बैरियर को पार करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है जी। तो आइए पहले इसके पोस्टुलेट्स को एक बार लिख लेते हैं। यही सब पोस्टुलेट्स होते हैं, एक बार इन पोस्टुलेट्स को लिख लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो पहला पोस्टुलेट हमारे पास क्या है कि एटम्स जो होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट के, या रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दीज सॉलिड स्फीयर्स collide to form product। अब इसके अलावा हमारे पास एक पोस्टुलेट और है। वो क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि कोलिजन्स तो बहुत सारे होंगे, कोलिजन तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में बहुत सारे होंगे, बट सारे कोलिजन ऐसे नहीं होते हैं जो प्रोडक्ट बना सकें। सिर्फ कौन से कोलिजन ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, वही प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या नाम दिया, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है जी। तो एक बार लिखते हैं फिर समझेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं। ठीक है जी। आइए, तो उन्होंने क्या बोला, नॉट ऑल कोलिजन्स लीड टू प्रोडक्ट्स but only effective collisions। ठीक है जी। सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन ही होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इफेक्टिव कॉलिजन क्या होते हैं, तो पहले एक चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं और इनको मिलके
ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है जी। यानी कि कैप्ड मार्कर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और कैप और अनकैप्ड मार्कर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, यानी इन दोनों को मिलके ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है जी। अब एक बार बताइए, अगर मैं इन दोनों को मिला के और कुछ बस अगर थोड़ी सी एनर्जी से इन दोनों को कोलाइड करवा दूं, क्या ये प्रोडक्ट बना? नहीं, क्योंकि ये तो निकल गया, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट नहीं बना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाए, यानी कि एनर्जी अगर कम रही तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यानी कि एनर्जी शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है जी। कि कोलिजन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कोलिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा, ठीक है जी। दूसरा, इस बार मान लीजिए मैंने क्या किया, इनको ऐसे पकड़ा और इन दोनों को कोलाइड करवाया और फुल एनर्जी से कोलाइड करवाऊं, बल्कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी से कोलाइड करवाऊं, तो भी क्या ये कभी प्रोडक्ट बना पाएंगे? नहीं। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इनको इस तरह से कोलाइड करवा रहा हूं, कुछ इस तरह से, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे, क्यों ये इस तरह से नहीं बन पा रहे हैं? तो इसका जो रीजन है या इसका जो आंसर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओरिएंटेशन। कि रिएक्टेंट्स की जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो सही नहीं है। अगर ओरिएंटेशन ये रहेगी तो चाहे कितनी एनर्जी से कोलिजन हो जाए, क्या रहेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है जी। यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं दे मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है जी। सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करना चाहिए और करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना चाहिए, करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ, गलत ओरिएंटेशन के साथ नहीं करना चाहिए, सिर्फ करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ करना चाहिए, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमारे पास फिलहाल दो मेन कंडीशंस आई है, ठीक है जी। पहली है एनर्जी कंडीशन, एनर्जी की कंडीशन, और दूसरी क्या है, तो दूसरी है अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट या फिर ओरिएंटेशन की कंडीशन। ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट नहीं कहेंगे इसको, ओरिएंटेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है जी। इसको क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की कंडीशन, ठीक है जी। एनर्जी की कंडीशन क्या कहती है, कि एनर्जी ऑफ द collision must be more than or equal to threshold energy, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है जी। कि एनर्जी जो है कोलिजन की वो या तो ज्यादा या इक्वल तो होनी चाहिए किसके, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के। ओरिएंटेशन की कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि द मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग must be in correct orientation, ठीक है जी, must be in correct orientation। अच्छा, अब आइए एक बार पहले हम एनर्जी को समझते हैं, ठीक है जी, और फिर हम समझेंगे ओरिएंटेशन को, और उसके बाद बनाएंगे इसका मैथमेटिकल क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। किसका, काइनेटिक थ्योरी का, कोलिजन थ्योरी का, ठीक है जी। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। असल में शुरू में क्या होता था, जब कोलिजन थ्योरी नई नई आई थी तो जो इसके मेकर्स थे, जो इसके यानी कि जिनने प्रपोज किया था इसको,
ठीक है जी, जिनने इस थ्योरी को दिया था उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने ये जो हिस्सा है यानी ओरिएंटेशन वाला इसको कंसीडर नहीं किया था। मतलब कि समझिए कैसे किया था। उन लोगों ने बोला कि जो रेट है, रेट, ठीक है जी, वो इक्वल होगा किसके, ZAB। ZAB क्या है, तो ZAB है कोलिजन्स बिटवीन A एंड B, कोलिजन्स बिटवीन A एंड B पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या, ए और बी के बीच में कोलिजन। अच्छा, ए और बी क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और बी है, रिएक्टेंट और रिएक्शन कुछ चल रही है, ए प्लस बी गिव राइज टू प्रोडक्ट। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, ये लीजिए ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, ZAB तक ही नहीं है, आइए पूरा लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है जी। यानी कि ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT भी कुछ होगा जैसे ZAB कुछ है। तो ये आपको पता ही है क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equal to or more than E थ्रेशोल्ड। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या ज्यादा जिनकी एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। और पहले कोलिजन जो थ्योरी है उसका जो एक्सप्रेशन होता था वो इतना ही होता था, ठीक है जी। अच्छा, बाद में क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन था ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए काम तो करता था, ठीक है जी। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते थे उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता था, पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते थे उनके लिए ये काम नहीं करता था। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए कैसे काम नहीं करता था, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 विल गिव राइज टू 2HI, ठीक है जी। अच्छा, पहले क्या माना जाता था कि ये जो कॉलिजन होगा यानी कि H2 ऐसे HH और I2 ऐसे I, ठीक है जी। अगर ये ऐसे टकराएंगे तो भी क्या माना जाएगा, तो भी इसको इफेक्टिव कोलिजन माना जाएगा अगर इनकी एनर्जी सफिशिएंट है, ठीक है जी। पर इस तरह के कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता था, ठीक है जी, क्योंकि ओरिएंटेशन गलत थी जो कि हमने अभी देखा। इसके अलावा कुछ इस तरह के कोलिजन्स होते थे, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें एक HI तो बन जाता था पर दूसरा HI नहीं बनता था, तो इसमें HI बन जाता था, ठीक है जी। इसमें क्या होता था, प्रोडक्ट तो बन रहा है, ठीक है जी, और अगर एनर्जी सफिशिएंट है, मैं कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ कि एनर्जी इन कोलिजन्स की सफिशिएंट है। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, बट क्या 2 HI बन पाएंगे, नहीं, सिर्फ एक ही HI बन पाएगा, ठीक है जी। कितने HI बन पाएंगे, सिर्फ एक HI बन पाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हाँ प्रोडक्ट बना है पर अभी प्रोडक्ट पूरा नहीं बना है, इसलिए ये भी क्या है, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। क्या ये इफेक्टिव कोलिजन था, इफेक्टिव कोलिजन नहीं था।
ये भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं था, ठीक है जी, ना नीचे वाला था। सिर्फ इफेक्टिव कॉलिजन किसको माना जाएगा, देखिए अगर एच एच ऐसे है, ठीक है जी, और आई ऐसे है, और ये दोनों जब एक दूसरे को ऐसे अप्रोच करें, यानी कि मान लीजिए एच एच आई और ये दोनों ऐसे अप्रोच करें, ठीक है जी, तो क्या होता था, तो दो एच आई बनते थे, और ये क्या होता था, तो ये होता था इफेक्टिव कॉलिजन। तो ये इफेक्टिव कॉलिजन होता था, ठीक है जी। अब ये इफेक्टिव कॉलिजन है और ये पूरी एनर्जी होने के बाद भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, तो ये क्या ये लोग प्रोडक्ट देंगे, नहीं, ये तो देगा ही नहीं, और ये थोड़ा सा प्रोडक्ट देगा, पूरा नहीं देगा। इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ इसको लेके रेट, अगर सिर्फ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और ये जो है मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, यानी कि एनर्जी फैक्टर और कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन्स को लेके अगर हम क्या निकालेंगे, अगर हम रेट निकालेंगे, तो वो ऑब्वियसली गलत आएगा, क्योंकि क्या है, कुछ ऐसे कॉलिजन हैं जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे पर एनर्जी के हिसाब से वो पूरे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे इफेक्टिव मान लेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो है ये पूरा नहीं है, ये एक्सप्रेशन क्या नहीं है, पूरा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो ZAB होता है ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, एक बार इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि ओरिएंटेशन को सही करने के लिए उन लोगों ने क्या किया। तो उन लोगों ने क्या किया कि अगर हमें, उन्होंने सोचा कि अगर हमें ओरिएंटेशन को सही करना है तो हम एक और फैक्टर P को इन्वॉल्व कर देते हैं इस रिएक्शन में, सॉरी इस इक्वेशन में। P क्या होता था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता था। और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग करेक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सही ओरिएंटेशन रखने वाले मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी। तो इस बार कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट हमारे पास क्या हो गया, Z के नीचे आएगा AB दैट इज रिएक्टेंट्स इनटू e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, और आगे क्या लग जाएगा P, ठीक है जी। तो इसको जरा साफ साफ लिख देते हैं, P प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, तो इस बार हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू E रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है जी, ठीक है जी। P क्या बताता है, तो ओरिएंटेशन को बताता है, ओरिएंटेशन। ZAB क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है जी। और E रेज टू पावर माइनस EA बाय RT क्या बताता है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। तो ये हमारे पास आई कोलिजन थ्योरी का एक्चुअल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया वो, ठीक है जी। तो अब तो बस हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर यहीं तक था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कोलिजन थ्योरी क्या होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी फैक्टर क्या होता है उसके अंदर, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक की प्रोडक्ट बनाने के लिए वो होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कोलिजन के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ये कोलिजन्स किसके बीच में होते हैं, तो सॉलिड स्फीयर्स के बीच में होते हैं, और सॉलिड स्फीयर कौन होते हैं, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, ठीक है जी। ये इस थ्योरी का पोस्टुलेट था।
उसके बाद हमने क्या सीखा कि एनर्जी सफिशिएंट होने के साथ साथ ओरिएंटेशन भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, तो ओरिएंटेशन करेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स में तो ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है तो ओरिएंटेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने एनर्जी, नंबर ऑफ कोलिजन्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट ओरिएंटेशन को लेके हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बनाया कोलिजन थ्योरी का। ठीक है जी, तो कोलिजन थ्योरी हमारे पास इतनी है और चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।